Hello everyone, welcome to IQ Tab. Let's start with the newspaper analysis for 25th of December. सबसे पहले we'll talk about कि आज हमें कौन कौन सा न्यूज़ को डिस्कस करना है. सबसे पहले we'll talk about भारत दर्शन पार्क. ये रिसेंटली दिल्ली के अंदर स्टार्ट किया गया है जो कि एक वेस्ट टू वंडर पार्क है. इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स को बनाया गया है, उनका रेप्लिकास को बनाया गया है यूजिंग वेस्ट मटेरियल्स. तो हम इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे. सेकंड विल टॉक अबाउट मिग-21 एयरक्राफ्ट. नाउ कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली जैसलमेर यानी कि राजस्थान के अंदर रिसेंटली एक मिग-21 का क्रैश हो गया है और जो उनके पायलट थे उनकी डेथ हो गई है. तो ऑलरेडी बहुत सारे मिग-21 क्रैशेस के न्यूज़ आते रहते हैं. तो क्या उसका रीजन क्या है एग्जैक्टली, मिग-21 के स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है, फीचर्स क्या क्या है, इन सबको इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर समझेंगे. थर्ड विल टॉक अबाउट टिएनएनमेन स्क्वायर जो कि चाइना के अंदर प्रेजेंट है. 1989 के अंदर वहां पर एक मैसेकर हुआ था. ठीक है, तो इस मैसेकर का बैकग्राउंड क्या है, क्या एग्जैक्टली हुआ था और क्या क्यों न्यूज़ में है. रिसेंटली हांगकांग ने अपने यूनिवर्सिटी से इस पर्टिकुलर जो टिएनएनमेन स्क्वायर का जो मेमोरियल था उसको क्यों निकाल दिया है, हम इसके बारे में समझेंगे. फोर्थ एंड फाइनली विल टॉक अबाउट कि रशिया ने रिसेंटली गूगल और मेटा जो है ये दोनों प्लेटफॉर्म्स को रिसेंटली फाइन कर दिया है. तो हम इसके बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस. इट इज अबाउट भारत दर्शन पार्क. देखिए, रिसेंटली दिल्ली के अंदर इसको बनाया गया है. अगर आप इस पर्टिकुलर इमेज को देखेंगे, यहाँ पर एक टाइप का मॉडल है जो कि शो करता है यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन सबको एक साथ बनाने की कोशिश की गई है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं ताजमहल, चार मीनार, इन सबको एक जगह पर बनाने की कोशिश की गई है. लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली है क्या. देखिए, न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है ये अट्रैक्टिव रेप्लिकास बना रहा है बहुत सारे आइकॉनिक मूवमेंट्स मॉन्यूमेंट्स की, जो कि इंडिया के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको बनाने की कोशिश कर रहा है. और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर जो इसको स्क्रैप मटेरियल यानी कि वेस्ट मटेरियल से इसको बनाया जा रहा है. टोटल इसके अंदर 22 रेप्लिकास है जिसके अंदर 21 मॉन्यूमेंट्स है और एक ट्री है. ठीक है, तो कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बट आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं जिसको मतलब एक्चुअली भारत दर्शन पार्क के अंदर बनाया जा रहा है. ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर गोल्डन टेम्पल का रेप्लिका नहीं है. ऑल दो गोल्डन टेम्पल का रेप्लिका बनाने की बात चल रही थी, पर एक कंट्रोवर्सी हुआ जहां पर सिख लोगों ने मना कर दिया कि गोल्डन टेम्पल का रेप्लिका इसके अंदर नहीं होना चाहिए. उसी कारण इसको रिमूव कर दिया गया है. फॉर नाउ इसको रिमूव कर दिया गया है. जो थीम ऑफ द पार्क है उसका थीम है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. इसका सीधा सा मतलब ये है कि बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट रीजन के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको एक साथ एक जगह पर बनाने की कोशिश की गई है, एक जगह पर रखा जा रहा है. तो एक्चुअली शो करता है कि इंडिया के अंदर कितना रिलीजियस टॉलरेंस है, यानी कि अलग अलग मॉन्यूमेंट्स जो हैं एक साथ आकर एक जगह पर रह सकते हैं. वो एक्चुअली इंडिया की यूनिटी शो करता है. इससे हमारे मॉन्यूमेंट्स जो है उनको उनका कल्चरल हेरिटेज मालूम चलता है. साथ ही साथ जितने रिस्पेक्ट उनको मिलनी चाहिए उतनी उनको रिस्पेक्ट मिलती है. इसके अलावा जितने भी रेप्लिकास है जैसे हमने बात किया वो स्क्रैप मटेरियल यानी कि वेस्ट मटेरियल से इसको यूज करके बनाया गया है. जैसे कि बहुत सारे ओल्ड व्हीकल्स थे जिनको हटा दिया गया था, डंप कर दिया गया था. इसके अलावा फैंस हो गए, आयरन रॉड्स, नट्स हो गए, बॉल्ट्स हो गए, ये सब जितने भी चीजें जो फेंक देते हैं लोग सब, इन सब चीजों को यूज करके इन पर्टिकुलर सारे के सारे जो रेप्लिकास है उनको बनाया गया है. नो, आपको ध्यान रखना है कि ये एकमात्र ऐसा पार्क नहीं है जिसको वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है इंडिया के अंदर. और दिल्ली के अंदर ही एक्चुअली वेस्ट टू वंडर पार्क भी ऑलरेडी एक प्रेजेंट है जिसको 2019 के अंदर इनॉग्रेट किया गया था. इसके अंदर टोटल 7 वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं. नाउ आपको ध्यान देना है कि जो अभी जो रिसेंटली बनाया गया है वो भारत दर्शन पार्क है. भारत दर्शन का मतलब है, देखिए, भारत वर्ड्स में यूज किया गया, यानी कि जितने भी इसके अंदर मॉन्यूमेंट्स हैं वो सब के सब इंडियन मॉन्यूमेंट्स. आप देख सकते हैं सारे के सारे जितने मॉन्यूमेंट्स हैं वो सब के सब इंडियन मॉन्यूमेंट्स हैं. ठीक है, लेकिन जो पहले जो वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया गया था उसके अंदर सिर्फ एक जो था यानी कि ताजमहल जो था सिर्फ एकमात्र ये इंडियन मॉन्यूमेंट था. बाकी जितने भी थे वो सब के सब बाहर के मॉन्यूमेंट थे. जैसे कि यूएसए से हमने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लिया था, क्राइस्ट का यानी कि ब्राजील का द क्राइस्ट द रेडीमर जो है वो लिया था हमने, और पेरिस से आईफल टावर लिया था. ठीक है, और रोम के अंदर वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट एक बिल्डिंग है रोम के अंदर वो हमने लिया था, लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो है वो लिया था, और फाइनली इजिप्ट का पिरामिड ऑफ गीजा लिया था. यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं ये हमारा ताजमहल है. ठीक है, ब्राजील का जो एक जीसस क्राइस्ट है वो है, रोम की बिल्डिंग है. ठीक है, आईफल टावर जो कि पेरिस यानी कि फ्रांस के अंदर है. इसके अलावा लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, इजिप्ट का जो पिरामिड है वो है, एंड फाइनली यूएसए का जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ये 7 ऐसे ऑलरेडी बॉडीज थी जो कि वेस्ट टू वंडर पार्क के अंदर इनके रेप्लिकास को बनाया गया है. एंड रिसेंटली इसके अलावा भारत दर्शन स्कीम जो स्टार्ट की गई है उसके अंदर 21 और रेप्लिकास को बनाया गया है. आपको ध्यान रखना है ताजमहल एकमात्र ऐसा मॉन्यूमेंट है जिसको वेस्ट टू वंडर पार्क के अंदर भी इंक्लूड किया गया है और जो भारत दर्शन स्कीम है उसके अंदर भी इंक्लूड किया गया है. ठीक है, this is the only particular monument. Okay, let's move on to the next topic that we have to discuss. It is about MiG-21 aircraft. Now इस particular topic को हम डिटेल में समझेंगे. सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट ये है कि जैसलमेर यानी कि राजस्थान के अंदर रिसेंटली एक क्रैश हुआ है, MiG-21 क्रैश हो गया है जिसके अंदर जो विंग कमांडर जो पायलट थे उनकी डेथ हो गई है. Now, इसका फुल फॉर्म जो है, इसका फुल फॉर्म है मिकोयन गुरेनविच MiG-21. ठीक है, MiG-21 को पूरा बोला जाता है. एक सुपरसोनिक फाइटर प्लेन है जो कि एक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट की तरह भी काम करता है, और ये सोवियत यूनियन यानी कि रशिया ने इसको बनाया है. सबसे पहले हमें दो टर्म समझने हैं, सुपरसोनिक क्या होता है और इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट क्या होता है. सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट क्या होता है.
देखिए, जब भी हमारे एयर जोन के अंदर यानी कि इंडिया के एयर जोन के अंदर मान लीजिए किसी एनिमी टेरिटरी का कोई कोई बॉम्बर एयरक्राफ्ट या फिर किसी भी तरीके का सर्विलियंस एयरक्राफ्ट अगर इंडिया के अंदर आने की कोशिश करेगा, तो उसके अगेंस्ट जो फाइट करता है ना, दैट इज कॉल्ड एज डिफेंसिव, जो इंडिया को डिफेंस करेगा, दैट इज एक्चुअली MiG-21, यानी कि उसे कहते हैं इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट, यानी कि जो इंटरसेप्ट करता है कोई एनिमी अगर आएगा तो जाकर उससे जो इंटरसेप्ट करेगा उसे कहते हैं इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सेकंड टर्म जो हमें समझना है दैट इज कॉल्ड एज सुपरसोनिक। लेट्स अंडरस्टैंड कि सुपरसोनिक क्या होता है। आपको सिंपल समझना है कि एक टर्म होता है मैक नंबर। ठीक है, मैक नंबर का मतलब है कि एक पर्टिकुलर चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो साउंड ऑफ स्पीड से कितनी फास्ट मूव कर सकती है। तो देखिए, एक रेशियो निकाला जाता है, उसी रेशियो को मैक नंबर एक्चुअली कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ द साउंड्स के रेशियो में कितनी ज्यादा फास्ट है फिर कितनी ज्यादा स्लो है। ठीक है, जो भी एक रेशियो निकल के आता है दैट इज कॉल्ड एज मैक नंबर। अब देखिए, अगर वो रेशियो 1 से कम आता है यानी कि उसका मैक जो है 1 से कम है, उसे कहेंगे कि उसकी स्पीड सबसोनिक है। अगर उसकी स्पीड एग्जैक्टली 1 के बराबर आती है यानी कि मैक 1 आती है, तो माना जाएगा उसकी स्पीड जो है दैट इज ट्रांसोनिक, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड के बराबर मूव कर रहा है तो उसे कहेंगे कि वो ट्रांसोनिक स्पीड पे मूव कर रहा है। थर्ड इज कि अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है 1 मैक की से ज्यादा की स्पीड से मूव कर रहा है दैट इज कॉल्ड सुपरसोनिक। एंड फाइनली, अगर कोई चीज साउंड के स्पीड से 5 टाइम्स यानी कि 5 मैक के से ज्यादा की स्पीड पे मूव कर रहा है दैट इज कॉल्ड हाइपरसोनिक। तो जो हमारा MiG-21 है वो एक सुपरसोनिक है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी सुपरसोनिक क्या होता है। नाउ नेक्स्ट, MiG-21 जो है यानी कि मिग की जितने भी सीरीज होती है वो सबके सब सोवियत यूनियन बनाता है यानी कि रशिया बनाता है। और 1959 में पहली बार रशिया ने इसको अपने एयरफोर्स के फ्लीट के अंदर इंक्लूड किया था। इसका एक निकनेम है जिससे बालालाइका बोला जाता है, यानी कि MiG-21 को ही बालालाइका बोला जाता है बिकॉज इसका जो डिजाइन है वो रिजेंबल करता है एक इंस्ट्रूमेंट को, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, जिसका नाम है बालालाइका। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बालालाइका कैसा होता है। देखिए, ये है MiG-21 का डिजाइन, जहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके का कुछ डिजाइन होता है, और ये है बालालाइका। अगर आप MiG-21 के डिजाइन को देखेंगे, देखिए इसका विंग स्पैन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, विंग स्पैन इसका कुछ इस तरीके से, और ये आगे की तरफ मूव करता है सेम ऐसा ही जैसा बालालाइका के अंदर है। देखिए, इसका जो पीछे का ड्रमर होता है वो ऐसे होता है, और आगे की तरफ जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो इस तरीके से मूव करता है। ठीक है, तो सेम जो जैसा बालालाइका दिखता है वैसा ही MiG-21 दिखता है, इसलिए MiG-21 को बालालाइका भी बोला जाता है। ठीक है, ओके। इसके अलावा अराउंड 60 कंट्रीज जो कि 4 कॉन्टिनेंट्स के अंदर है MiG-21 को कहीं ना कहीं यूज कर चुकी है आज तक, और अभी भी बहुत सारे नेशंस जो है इसको यूज करते हैं, जबकि 60 साल से ज्यादा हो चुके हैं जब इसकी फ्लाइट स्टार्ट हुई थी। देखिए, जैसे हमने बात की 1959 में इसकी पहली फ्लाइट हुई थी, और उसके बावजूद आज तक इसकी रेलेवेंस खत्म नहीं हुई है। मतलब ये इतना अच्छा एयरक्राफ्ट है कि इसकी रेलेवेंस आज तक खत्म नहीं हुई आज के टाइम में। इसके अंदर इसके पास बहुत सारे एविएशन के रिकॉर्ड्स भी हैं, जैसे कि सुपरसोनिक जितने भी जेट्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जितने भी फाइटर जेट्स हैं जो कि सुपरसोनिक स्पीड में मूव करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने वाला यही है। सेकंड, जब कोरियन वॉर हुआ था 1953 के अंदर हुआ था। ठीक है, कोरियन वॉर, तो इस पर्टिकुलर वॉर के बाद जितने भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बने थे ना, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने वाला MiG-21 है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि MiG-21 कितना इंपॉर्टेंट बन चुका था, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बट पूरे वर्ल्ड के लिए। इंडिया ने MiG-21 को पहली बार 1963 में रशिया से खरीदा था, और साथ ही साथ इंडिया ने फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी रशिया से खरीद लिया था। साथ ही साथ इंडिया ने एक लाइसेंस भी खरीद लिया था कि MiG-21 को इंडिया अपने कंट्री के अंदर ही बना सकता है। रशिया ने 1985 में MiG-21 बनाना छोड़ दिया, लेकिन इंडिया जो है इस चीज को कंटिन्यू कर रहा है, और इसके जो अपग्रेडेड वेरिएंट्स है उसको लगातार निकलता जा रहा है। ठीक है, अब उसका जो एक रिसेंटली जो सबसे लेटेस्ट अपग्रेडेड वेरिएंट है ना, उसका नाम है MiG-21 बाइसन। ठीक है, आई होप आपको समझ रहा होगा। बाइसन इंडिया ने 2006 के अंदर अपने फ्लीट के अंदर इंक्लूड किया है। अब देखिए, बाइसन जो है टोटल इंडिया के पास टोटल जितने फाइटर जेट्स हैं वो है 8, उसके अंदर एक है MiG-21 बाइसन। और बाइसन जो जैसा हमने बात किया यूएसएसआर यानी कि रशियन के ओरिजिन का है। अब कौन कौन से फाइटर जेट्स हमारे पास हैं, हम उसे एक सिंपली नेम के थ्रू देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो सबसे लेटेस्ट है वो हमारे पास फ्रांस है, रफेल है जो कि हमने फ्रांस से लिया है। इसके अलावा मिराज 2000 है जो वो भी हमने फ्रांस से लिया था। इसके अलावा MiG-21 है जो कि हमने रशिया से लिया है। तेजस है जो कि इंडिया ने खुद से बनाया हुआ है। ठीक है, एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा सुखोई 30 MKI है जो हमने रशिया से लिया है। MiG-27 है जो हमने रशिया से लिया है। जगुआर है जो कि हमने यूके से लिया है। एंड फाइनली MiG-21 है जो हमने रशिया से लिया है। तो इस चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है वो ये है कि जितने भी मिग सीरीज है, MiG-21 है, MiG-27 है, MiG-29 है, ये सब के सब हमने रशिया से लिया है, नहीं बिकॉज मिग की पूरी सीरीज जो है वो रशिया प्रोड्यूस करती थी। ठीक है, और जो सबसे लेटेस्ट है उसका नाम है रफेल। आई होप आपको समझ आ गया कि एक्जैक्टली कौन कौन से एयरक्राफ्ट हमारे पास है जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट है। अब अगर MiG-21 बाइसन की बात करते हैं, ये एक सिंगल इंजन और सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, और ये एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो कि एक साथ ही बहुत सारे रोल को एक साथ निभा सकते हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें अराउंड 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा इसके साथ ये एक बार में मूव कर सकता है, और ये एक बार में 23 mm का ट्विन बैरल कैनन को लेकर भी फायर कर सकता है, जिसके अंदर R60 नाम की 4 मिसाइल्स लगे होते हैं।
ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। इसे इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन बोला जाता है बिकॉज मिग 21 हमारे पास 100 से ज्यादा है, ठीक है, 100 से ज्यादा मिग 21 इंडिया के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है और ये हमारा सबसे वन ऑफ द बेस्ट फाइटर प्लेन्स है। नाउ दिस वर्जन ऑफ द मिग 21 यानी कि जो बाइसन है ये लास्ट है इन अ सीरीज ऑफ ऐसे 15 वेरिएंट्स जो कि इंडिया बना चुकी है, जो कि 1976 में इंडिया ने बनाना स्टार्ट किया था डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स को। और जो सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है उसका नाम है मिग 21 बाइसन। मिग 21 बाइसन जो है ये एक टाइप का ऑल वेदर है, मतलब कि किसी भी वेदर में ये मूव कर सकता है और साथ ही मल्टी रोल फाइटर, जैसा हमने इसके बारे में बात किया। लेकिन पॉइंट ये है कि इसके इतने ज़्यादा क्रैशेस क्यों देखे जाते हैं, इससे कुछ रीज़न है कि बिकॉज माना जाता है कि इसके अंदर कुछ मेंटेनेंस के इश्यूज हैं। 1970 से लेकर के 2013 के बीच में अराउंड 14 जो मिग्स हैं वो ऑलरेडी क्रैश हो चुके हैं। नाउ दिस इज अ बिग नंबर, ऑल्दो 14 देखने में स्मॉल लग रहा होगा, बट एक एयरक्राफ्ट को बनाने में यहाँ पर 1000 करोड़ से ज़्यादा का मतलब प्राइस लगता है। तो 14 मिग का क्रैश होना दैट मीन्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लॉस्ट प्लस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मैन पावर लॉस्ट, ठीक है, बिकॉज लोगों की डेथ हो जा रही है इसके अंदर जो पायलट्स हैं। नाउ द पॉइंट इज ये क्रैश जो है सिर्फ इंजन प्रॉब्लम के कारण नहीं हो रहे हैं बट वेदर कंडीशन के कारण भी हो रहे हैं। और अभी हमने पीछे देखा कि मिग 21 बाइसन जो है एक ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है। तो अगर एक ऑल वेदर एयरक्राफ्ट ही वेदर कंडीशन को झेल नहीं पा रहा है तो फिर इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है, राइट? तो कहीं ना कहीं इसके अंदर मेंटेनेंस की इशूज आ रही है, इसको हमें समझना होगा। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने लगातार ये भी शो किया है कि बजट के इश्यूज के कारण वो न्यू एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन रिसेंटली राफेल को हमने प्रोक्योर किया है और इसके कारण बहुत बार ऐसा भी देखा गया है जो हमारे पास ओल्डर मशीन यानी कि जो ओल्डर एयरक्राफ्ट हैं उसी के अंदर हमने न्यू टेक्नोलॉजी को लगाकर उसी के साथ अपना काम चला रहे हैं ना। ड्यू टू दीज क्राइसिस जो मिग 21 बाइसन है उसके दो कोड नेम्स भी दिए गए हैं, निक नेम्स दिए गए हैं, जिससे फ्लाइंग कॉफिन बोला जाता है। फ्लाइंग कॉफिन का मतलब है कि ऐसा भी देखा गया इतने ज्यादा क्रैशेस होते हैं कि माना जाता है कि जो पर्सन उसे फ्लाई कर रहा है उसके लिए एक टाइप का एक फ्लाइंग कॉफिन टाइप बन जाता है, ठीक है, नॉट इन अ बैड सेंस। और सेकेंड इसे बोला जाता है विडो मेकर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द पीपल दैट इट कॉजेस। आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट इज तियानामेन स्क्वायर, ठीक है ना। इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ टैंक्स हैं और यहाँ पर एक पर्सन है, आप देख सकते हैं ये एक पर्सन है जो कि टैंक के सामने सामने स्टैंडर्ड है। ओके, इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम प्रॉपर्ली समझते हैं। तियानामेन स्क्वायर जो है एक टाइप का प्रोटेस्ट था जो कि स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट था। सबसे पहले आपको ये समझना आना चाहिए कि जो बच्चे थे वहाँ के, जो कॉलेज गोइंग एंड स्कूल गोइंग बच्चे थे, इन्होंने प्रोटेस्ट किया था 1989 के अंदर बीजिंग के अंदर। देखिए बीजिंग जो है चाइना के का कैपिटल है, वहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, और वहाँ पर ये पर्टिकुलर स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब होता है चौराहा या फिर चौक, ठीक है। तो तियानामेन नाम का एक चौराहा है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट था बीजिंग के अंदर, वहीं पे प्रोटेस्ट हुआ था। प्रोटेस्ट जो हो रहा था वो डेमोक्रेसी, फ्री स्पीच और फ्री प्रेस के लिए हो रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली तियानामेन यानी कि बीजिंग का लोकेशन कहाँ पर है। अगर आप चाइना का मैप देखेंगे यहाँ पर नॉर्दर्न पार्ट में, यहाँ पर देखेंगे दिस पर्टिकुलर पार्ट इज बीजिंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसी बीजिंग के अंदर यहाँ पर तियानामेन प्रेजेंट है। अब सेकंड एक और लोकेशन आपको पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए, वो है बिल्कुल साउथ में है। ये यहाँ पर आपको हांगकांग दिखे है, ठीक है। हांगकांग आपको दिख रहा है बिल्कुल चाइना के साउथ के पार्ट में प्रेजेंट है, एक छोटा सा आइलैंड है यहाँ पर, ठीक है। इसे को हांगकांग कहते हैं। आई होप आपको ये दोनों ही जितने भी टॉपिक्स है ये दोनों आपको लोकेशंस मालूम चल गए होंगे। नाउ अब हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। बैकग्राउंड ये है कि 1989 में क्या होता है, एक प्री रिफॉर्म कम्युनिस्ट जनरल होते हैं जिनका नाम होता है योबांग, हु योबांग, उनकी उनको मार दिया जाता है, ठीक है, उनका मर्डर हो जाता है 1989 के अंदर। तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट होता है। साथ ही साथ उस पर्टिकुलर टाइम में वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी नीचे हो रही थी और साथ में सोशल चेंजेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे पोस्ट माओ के एरा में। जो माओ जेडोंग थे जो कि चाइना के उससे पहले जो लीडर हुआ करते थे, उनकी डेथ के बाद ये सारे का सारा प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज अचानक से बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहा था चाइना के अंदर, काफ़ी शिफ्टिंग आ रही थी। इसके अलावा इन्फ्लेशन, करप्शन, ठीक है, कोई भी ग्रेजुएट्स को न्यू इकोनॉमी के अंदर कोई भी जॉब वगैरह नहीं मिल रही थी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं अलाउ किया जा रहा था। तो इन सब चीज़ों से दुखी होकर बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह करना स्टार्ट किया था। अब देखिए होता ये है कि जून के टाइम में, देखिए सॉरी अप्रैल के टाइम में 15 अप्रैल को यहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है, पर उसको फोर्सिबली सप्रेस कर दिया जाता है। अप्रैल से लेकर के जून तक ये प्रोटेस्ट चलता है, किसी न किसी वे में चलता रहता है। और फाइनली तियानामेन स्क्वायर के आसपास में चाइनीज गवर्नमेंट जो है क्या करती है, जितने बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उसको 4 जून और 5 जून 1989 को वहां पर एक बहुत बुरी तरीके से इसको सप्रेस करने की कोशिश करती है। सो 4 जून को क्या करती है गवर्नमेंट, जो चाइनीज गवर्नमेंट थी उस टाइम की, वहां पर सबसे पहले तो मार्शल लॉ लगाती है। उसके बाद वहां पर अपनी मिलिट्री को भेजती है, चाइनीज मिलिट्री को भेजती है, और साथ में असॉल्ट राइफल्स यानी कि जो राइफल्स होते हैं वो, और साथ में टैंक्स, ये दोनों चीजें लेके जाती है और डेमोन्स्ट्रेटर्स के ऊपर ओपन फायर करवा देती है। मतलब जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर ओपन फायरिंग करवा देती है। माना जाता है कि
कुछ लोग कहते थे कि चाइना से एग्जैक्टली न्यूज़ कभी बाहर ही नहीं आती कि कितने लोग की डेथ हो गई, क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या हो रहा है, क्या प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ भी बाहर नहीं आता है। बट एक जो अंदाजा लगाया जाता है उससे माना जाता है कि कुछ 100 से लेकर के कुछ 1000 तक लोग मारे गए थे और अराउंड बहुत सारे 1000 लोग ऐसे थे जो कि वुंडेड हो गए थे, जो कि बच तो गए थे, बट प्रॉब्लम बहुत सीरियस हो गई थी। आप ये इमेज देख सकते हैं, ये बहुत ही इनफेमस इमेज है बिकॉज ये वो इमेज है जो कि एक्चुअली टियाननमेन स्क्वायर को उस पर्टिकुलर टाइम पे शो करता है। आप देख सकते हैं नॉर्मल रोड पे, हाईवेज पे, जहां पे लोगों को चलना चाहिए, जहां पे गाड़ियां चलनी चाहिए, वहां पर टैंक्स मूव कर रहे थे उस पर्टिकुलर टाइम में, और कोई भी पर्सन अगर किसी भी टाइप का प्रोटेस्ट करते हुए पाया जाता था तो उसको यहाँ पर गोली मार दी जाती थी या फिर उसके ऊपर टैंक से अटैक किया जाता था। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि चाइना के अंदर कितनी ज्यादा वॉइस को डिसेंट करने की कोशिश की गई थी, वॉइस को रोकने की कोशिश की गई थी। नाउ रिसेंट न्यूज ये है, अपडेट ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग जो है, हांगकांग का हमने लोकेशन ऑलरेडी देख लिया है, जो हांगकांग के अंदर जो यूनिवर्सिटी है वहां पर क्या हुआ था, इस पर्टिकुलर टियाननमेन स्क्वायर के लिए एक मेमोरियल बनाया गया था 1989 के अंदर। इस पर्टिकुलर मेमोरियल को रिमूव करने की बात की गई है। इस पर्टिकुलर मेमोरियल को पिलर ऑफ शेम बोला जाता है। तो ध्यान रखना है कि शेम यहाँ पर किसी पर्सन के लिए नहीं है, ये शेम यहाँ पर चाइनीज गवर्नमेंट के लिए है, बिकॉज उन्होंने उन बच्चों को मारने से पहले एक बार सोचा भी नहीं, तो उनके लिए एक शेम है। ठीक है, ये उनको याद दिलाता है कि जो 4 जून 1989 था, जिसे एक्चुअली 4 जून इंसिडेंट भी बोला जाता है चाइनीज अथॉरिटीज के द्वारा, वो पर्टिकुलर चीज बार बार उनको चाइनीज गवर्नमेंट को याद दिलाया जाता है। ये स्टैचू एक ऐसा स्टैचू है, पिलर ऑफ शेम जो एक ऐसा स्टैचू है जो कि 50 बॉडीज को दिखाता है, जहां पर एंग्विश रिडन फेसेस है, मतलब काफी गुस्से में कुछ फेसेस और काफी दर्द में कुछ फेसेस को शो किया जाता है, जो कि पाइल्ड अप टुगेदर है, मतलब एक साथ जो पाइल्ड अप हो रखी है, जहां पे अनआर्म्ड जो स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर चाइनीज ट्रूप्स ने जो ओपन फायर कर दिया था, उस पर्टिकुलर चीज को शो किया जाता है। ठीक है, ये एक 8 मीटर हाई स्टैचू है जो कि हाकिंग वॉन्ग बिल्डिंग है, जो कि हांगकांग यूनिवर्सिटी है, वहां पे रखा गया था 1997 से। मैं आपको स्टैचू दिखाता हूं, देखिए ये है स्टैचू का एक पर्टिकुलर पार्ट, जहां पे आप देख सकते हैं टोटल ऐसे 50 इमेजेस को शो एक साथ यहाँ पर कंबाइन किया गया और इस पर्टिकुलर स्टैचू को बनाया गया है, जहां आप देख सकते हैं अलग अलग मैन जो है, ठीक है, अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन के साथ यहाँ पे शो किए गए हैं, जो एक्चुअली शो करता है कि उस पर्टिकुलर टाइम की सिचुएशन कितनी ज्यादा ग्रेव थी, कितनी ज्यादा खराब थी। ये एक सीरीज ऑफ स्कल्पचर है जहां पर ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो वहां पर ग्रेव अब्यूजेस किए गए थे चाइना के अंदर, उसको शो करता है, और ये एक शेमफुल इवेंट की तरह प्रोट्रे करता है चाइनीज गवर्नमेंट को, जो दोबारा कभी भी रिप्लाई मतलब कभी भी दोबारा होने नहीं चाहिए। ठीक है, इस चीज को एक्चुअली शो करता है। पॉइंट इज कि स्टैचू को रिमूव क्यों किया जा रहा है। हांगकांग के अंदर जितना भी फ्रीडम और जितने भी फ्रीडम की बातें चल रही है, उसको चाइना लगातार उसको डिसेंट करने की कोशिश कर रहा है, लगातार उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। और लास्ट ईयर क्या हुआ था, चाइना 2019 के अंदर न्यू सिक्योरिटी लॉ लेकर आया था। ठीक है, हांगकांग के अंदर, यानी कि चाइना जो है न्यू सिक्योरिटी लॉ लेके आता है चाइना जून 30 2020 को, और उसके अंदर ये बोला जाता है कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर जो टियाननमेन स्क्वायर का जो इंसिडेंट था उसको फिर से ग्लोरीफाई करेगा या फिर किसी भी तरीके से डिसेंट करने शो करने की कोशिश करेगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट फिर से वही काम किया जाएगा, यानी कि प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कोई भी मीन्स हमें अपनाना होगा तो हम अपनाएंगे, ऐसा चाइनीज गवर्नमेंट बोलती है। पीपल एंड ग्रुप्स जो कि इस पर्टिकुलर 4 जून का जो मैसेकर था उसको जो कमेमोरेट करते हैं, यानी कि हर बार जो याद करते हैं इस चीज को, उसके अगेंस्ट भी बोला गया है कि उनको लगातार टारगेट किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी लॉ के अंदर, उसको या तो अरेस्ट कर लिया जाता है, फिर कहीं ना कहीं उनको मार दिया जाता है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक जो था वो प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ द फोर्थ टॉपिक जो हमें समझना है, इट इज अबाउट कि रशिया ने रिसेंटली फाइन किया है गूगल को और मेटा को। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है गूगल जो है एक्चुअली उसका पेरेंट कंपनी उसको अल्फाबेट बोलते हैं। ठीक है, अल्फाबेट आपको ध्यान रखना है, और मेटा जो है एक्चुअली फेसबुक का न्यू नेम है, आपको बस ध्यान रखना है। मेटा जो है एक्चुअली पेरेंट कंपनी है फेसबुक की, और गूगल की पेरेंट कंपनी है, उसका नाम है अल्फाबेट। ओके, समझते हम ये हैं कि रशिया ने रिसेंटली, रशिया का जो कोर्ट है, यानी कि उसे मॉस्को बोलते हैं, रशिया कैपिटल जो है उसे कहते हैं मॉस्को, तो मॉस्को का जो कोर्ट है उसने रिसेंटली फाइन इंपोज किया है अल्फाबेट के ऊपर। अल्फाबेट याद है, गूगल का जो पेरेंट कंपनी है उसे अल्फाबेट कहते हैं, उसके ऊपर $98 मिलियन का फाइन इंपोज किया गया है, जहां पर रशिया ने ये बोला है कि हमने लगातार गूगल को और फेसबुक दोनों को ये बोला है कि आप अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से जितना भी इलीगल कंटेंट है उसको निकाल दो, बट गूगल और फेसबुक दोनों ही इस पर्टिकुलर चीज को निकाल नहीं रहे हैं, मतलब फेलियर शो कर रहे हैं, जहां पर दोनों ही जो इलीगल कंटेंट है जिसको रशिया इलीगल मानती है उस चीज को अपने प्लेटफॉर्म से निकाल नहीं रहे हैं। ऐसे पहली बार देखा गया है कि रशिया ने ऐसे इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स उठाए हैं किसी भी बिग जो टेक कंपनीज है ना उनके अगेंस्ट, पहला ऐसा इतना खतरनाक पेनल्टी डाला गया है। नौ मॉस्को यानी कि रशिया जो है उसने बिग टेक कंपनीज के ऊपर लगातार प्रेशर बढ़ाना इंक्रीज कर दिया है, जहां पर वो चाहता है कि इंटरनेट को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाए, ताकि जो रशिया का ये मानना है बेसिकली कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट का जो फ्री स्पीच हम प्रोवाइड करते हैं उसके थ्रू इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट फ्रीडम को पूरी तरीके से थ्रेटन होता है, मतलब उनके लिए थ्रेट काफी बढ़ रहा है। उसके तहत पहली बात तो हमने देखा गूगल के ऊपर $98 मिलियन का, और जो मेटा प्लेटफॉर्म है यानी कि फेसबुक के प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर $27.15 मिलियन का जो फाइन है वो इंपोज कर दिया गया ऑन द सेम ग्राउंड। सेम ग्राउंड क्या है कि वो इलीगल कंटेंट को रिलीज नहीं कर रहे हैं या फिर डिलीट नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट जो रशिया बोल रही है कि इलीगल है। नाउ
न्यूज़ ये है कि जो रशिया है, रशिया का जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है वो ये बोलता है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है उसके अंदर अराउंड 2000 से ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिसको जो रशिया जो है लीगल मानता है और रशिया के लॉज के अनुसार वो वायलेटेड है, बट इसके बावजूद वो उसको हटाते नहीं। सिमिलरली गूगल जो है, गूगल के जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अराउंड 2600 से ज़्यादा ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जिसको रशिया इलीगल मानता है, जिसको बैन करना चाहता है, बट गूगल इस चीज़ को निकाल नहीं रहा है। तो रशिया ने इन चीज़ों को देखते हुए इसके ऊपर इतना बड़ा फाइन लगा दिया। अब देखिए, ऐसा नहीं कि पहली बार रशिया ने कोई फाइन लगाया है। जो गूगल है, फेसबुक है, या फिर जितने भी बाकी टेक कंपनीज है उनके ऊपर छोटे छोटे फाइन्स गूगल हमेशा लगाता रहता है ताकि एक डेटरेंस क्रिएट हो सके और जो ये फॉरेन कंपनीज है वो रशिया के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करे और इन सब चीज़ों से दूर रहे और जितने भी इलीगल कंटेंट है उसको निकाल दे। नाउ रशिया ने कुछ चीज़ों का लिस्ट बताया कि क्या वो चीज़ें हैं जो एक्चुअली गूगल या फेसबुक निकाल नहीं रही है। रशिया ये बोल रहा है कि हम चाहते हैं कि ऐसे कोई भी पोस्ट जो कि ड्रग अब्यूज को प्रमोट करता है उस चीज़ को गूगल या फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म से हटा दे। सो एक्चुअली ये तो अच्छी बात भी है कि ड्रग अब्यूज की जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको बाहर निकाल देना चाहिए। सेकंड चीज़ ये बोल रहा है कि रशिया के अंदर फेसबुक और गूगल के ऊपर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें सर्च की जाती है कि होममेड वेपन्स कैसे बनाना है। ठीक है, रशिया के अंदर जैसे एक्सप्लोजिव को घरों में कैसे बनाना है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा सर्च की जाती हैं। तो गूगल और फेसबुक को ये बोला गया है कि आपको ये सारे के सारे जो कंटेंट है इसको अपने जो प्लेटफॉर्म है उसको पूरी तरीके से निकाल देना है। लेकिन इसके बावजूद गूगल और फेसबुक ने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया था। इसके अगेंस्ट रशिया ने एक्शन लिया और इन दोनों के ऊपर फाइन लगा दिया। ठीक है, यहां तक कि ऐसा भी बोला गया कि रशिया ने किसी भी पर्टिकुलर अगर एजेंसी को एक्सट्रीमिस्ट या फिर टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है तो वो अगर कोई भी पोस्ट करेगा तो आप उस चीज को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर शो ना होने दे। लेकिन इसके बावजूद गूगल और रशिया ने, गूगल और जो फेसबुक है उसने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया था, इसलिए रशिया ने एक्शन ले लिया और रशिया ने डायरेक्टली उनके ऊपर इतना बड़ा फाइन इम्पोज कर दिया। ये हमारे आज का डिस्कशन था। आई होप आपको सारे के सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे और आज के जो क्वेश्चन थे उसे आप रिवीजन के फॉर्मेट में आज रिवाइज कर सकते हैं। आप इसके आंसर ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में दे सकते हैं। इसके आंसर हम कल की वीडियो क्लास में डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेंगे उसके बारे में। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि गोल्डन टेम्पल हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन भारत दर्शन पार्क। Second is Taj Mahal is the only monument which has been included in both Bharat Darshan Park and Waste to Wonder Park. Third is MiG-21 Bison is the latest variant in MiG series in India. And finally जो Tiananmen Square है it is located in Hong Kong. ये चार क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको देने हैं। जो कल के क्वेश्चन थे उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि if a person reconverts in his previous religion, that won't be called as conversion according to Karnataka Conversion Act. Yes, this is true statement. कल हमने इसके बारे में बात की थी कि अगर कोई पर्सन पहली बार कन्वर्जन करता है तो उसे माना जाए कि वो कन्वर्जन कर रहा है, लेकिन अगर कोई पर्सन वापस अपने रिलीजन के अंदर वापस आता है तो उसका कन्वर्जन नहीं माना जाएगा। सेकंड इज कि अ पर्सन कैन नॉट अप्लाई फॉर बेल अगर वो नॉन बेलेबल क्राइम के अंदर आया है। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है बिकॉज देखिए वो अप्लाई तो कर सकता है बेल के लिए, बट द पॉइंट इज कि उसको बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा वो कोर्ट डिसाइड करेगी। पुलिस उसे बेल नहीं दे सकती है नॉन बेलेबल क्राइम के अंदर। थर्ड इज कि मेटल टैक्स वंस प्लेस्ड इन ऑलिव रेड कैन नॉट बी रिमूव्ड अगेन। ये गलत स्टेटमेंट है, जैसा हमने कल बात किया था उसको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है। फोर्थ इज कि अंडर शक्ति एक्ट ऑल केसेस विल हैव टू बी रिजॉल्व विद इन 1 मंथ्स टाइम। ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है बिकॉज 30 डेज का टाइम दिया गया, यानी कि सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया गया किसी भी पर्टिकुलर केस को रिजॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट इज क्या सर्टिफिकेट इज नेसेसरी टू स्लॉटर कैटल्स इन असम। जी हाँ, इसके बारे में बात की गई है कि एक वेटनरी ऑफिसर जो है, एक वेटनरी डॉक्टर जो है एक सर्टिफिकेट साइन करके देगा असम के अंदर, उसके बाद ही उस पर्टिकुलर किसी भी कैटल्स को का स्लॉटर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि असम जो है टच करती है म्यांमार और भूटान को इंटरनेशनल बाउंड्रीज को। जी नहीं, गलत स्टेटमेंट है, सिर्फ भूटान को टच करती है, म्यांमार को टच नहीं करती है। एंड द फाइनल क्वेश्चन वाज कि आरबीआई इज द टोकन सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। ये भी एक गलत स्टेटमेंट है बिकॉज आरबीआई एक टोकन सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। आपको ध्यान रखना है जितने भी बाकी जो बैंक्स वगैरह हैं जो एक्चुअली या फिर जो जितने भी कार्ड होल्डर्स है, वीजा है, मास्टर कार्ड है, वो उनको टोकन सर्विस प्रोवाइडर बोला जाएगा, आरबीआई को टोकन सर्विस प्रोवाइडर नहीं बोला जाएगा। इसके बारे में हमने कल काफी डिटेल में बात की थी। आई होप आपको सारे के सारे टॉपिक्स आज क्लियर हो गए होंगे। इफ यू लाइक द डिस्कशन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।